नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ सेरेब्रल पाल्सी। आपने नाम तो सुना ही होगा, सीपी इन शॉर्ट बोलते हैं हम लोग उसे। ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और इसमें जो है ना बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंटल एंड मेंटल एबिलिटी और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ऐसा ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जिसमें क्या होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट स्लो होने या ब्रेन में कुछ डैमेज होने की वजह से होता है। बेसिकली ब्रेन का वो पार्ट जो फिजिकल एरिया को कंट्रोल करता है उसमें कुछ डैमेज हो जाने की वजह से होता है। ये मोस्टली तो प्रॉब्लम बर्थ से होती है, लेकिन कुछ केसेस में बर्थ के बाद भी जो है ना हो जाता है। जैसे इंजरीज हो गई, सीवियर इंजरी हो गई और कुछ और इश्यूज हो गए। तो ये जो है ना, इसका जो आप सिम्टम्स कहते हो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। ये माइनर भी हो सकता है लेकिन सीवियर भी हो सकता है। सीवियर होता तो आपने देखा होगा, इस तरह के बच्चे यूजुअली व्हील चेयर पे रहते हैं, तो और उनका जो है ना पूरे टाइम उनको हेल्प की जरूरत होती है। तो अब जो है ना हम बात करते हैं उसके रीजंस क्या होते हैं। तो रीजंस, पहला आप कह दो स्लो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अगर ब्रेन का डेवलपमेंट स्लो हो रहा है, किसी रीजन की वजह से स्लो हो गया है, तो उसकी वजह से होने के चांस रहते हैं। दूसरा हो गया ऑक्सीजन की कमी। तो जो बर्थ का टाइम होता है उस टाइम पे किसी रीजन से ऑक्सीजन जो है ना प्रॉपर नहीं ले पाया बच्चा, या ऑक्सीजन जो है ना ब्रेन तक नहीं पहुंच पाई, तो इसकी वजह से होता है। तीसरा हो गया इन्फेक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और आफ्टर द प्रेगनेंसी। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है जैसे मेनिंजाइटिस हो गया या सेंसेफेलाइटिस हो गया, तो इसकी वजह से हो जाता है। चौथा हो गया सिर पे चोट लगने की वजह से। तो अगर बचपन में जो है ना किसी तरह से सर पे चोट लग गई और सर पे चोट लगने के बाद वो एरिया डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। हो गया ब्लड सर्कुलेशन, प्रॉब्लम इन ब्लड सर्कुलेशन इन द ब्रेन। तो किसी रीजन की वजह से अगर ब्रेन में जो है ना ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हुआ, और या आप ये कह दो कि स्ट्रोक हो गया या कोई और रीजन हो गया, जिसकी वजह से भी ये होने के चांस रहते हैं। अगर सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला जो नजर आता है वो स्लो डेवलपमेंट है। तो उनका जो माइलस्टोन्स होते हैं वो डिलेड होते हैं और स्लो होते हैं। जैसे उनके बैठने और चलने वाला माइलस्टोन जो होता है वो काफी डिले होता है। दूसरा हो गया उनका प्रॉब्लम इन मसल टोन। तो उनकी जो मसल टोन होती है वो या तो बहुत ही स्टिफ होती है और स्पास्टिक, और या फिर बहुत ही आप कह दो ढीली होती है, जिसको हाइपोटोनिक कहते हैं। तो वो रीजन से वो जो है ना मेनली उनको अफेक्ट करता है, प्रॉब्लम करता है उनके मूवमेंट पे और उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज पे। उसके बाद तीसरा हो गया तो बैलेंसिंग प्रॉब्लम। तो उनके बैलेंसिंग में डेफिनेटली बॉडी का कंट्रोल नहीं होता है, वो अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। और चौथा हो गया अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड लेग्स। जैसे कहा कि उनका इनवॉलेंट्री होता है, तो वो कंट्रोल नहीं रहता है उनका, उनके हैंड्स एंड लेग्स का मूवमेंट पे कंट्रोल नहीं रहता है। पांचवा हो गया कि प्रॉब्लम इन स्पीच एंड डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन। तो स्पीच डिले होती है एंड उनकी स्पीच बहुत क्लियर भी नहीं होती है जब आप उनसे बात करते हैं, क्योंकि बहुत देर में शुरू करते हैं। फिर जो क्योंकि उनका ये एरिया भी थोड़ा सा अफेक्टेड होता है, थ्रोट एरिया, तो उनकी स्पीकिंग जो है ना बहुत क्लियर नहीं होती है और बहुत अच्छे से जो है ना अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। छोटे सेंटेंसेस में बात करते हैं या फिर थोड़ी सी स्पीसी सी आवाज आती है। डिपेंड करता है सीवियरिटी पे। दूसरा हो गया प्रॉब्लम इन ईटिंग। अगेन अगर प्रॉब्लम होती है उनकी मसल टोन जो है ना में प्रॉब्लम है, तो मसल हर जगह की, तो थ्रोट की, खाने की और ये एरिया की जो है ना मसल में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनको ईटिंग में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो स्लो ईट करते हैं। और दूसरा इनका कई केसेस में है जो बहुत हार्ड चीज नहीं खा पाते हैं, उसको सॉलो करने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। तो 5 मेजर टाइप्स के सीपी होते हैं। पहला है स्पास्टिक सीपी। मोस्ट कॉमन है, 77% जो केसेस हैं वो इससे बिलोंग करते हैं। इसमें जो इसको जो है ना हाइपरटोनिक भी कहते हैं। हाइपरटोनिक सीपी मीन्स इनकी मसल्स जो है ना स्टिफ होती हैं और बहुत जर्की मूवमेंट होते हैं। कॉजेस पे अगर जाए तो ब्रेन का जो पार्ट जिसे मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं, अगर उसमें डैमेज होता है जिसकी वजह से ये होता है। मोटर कॉर्टेक्स जो है ना ब्रेन के दोनों साइड होता है। तो अगर लेफ्ट साइड वाला डैमेज होता है तो राइट साइड की बॉडी के फंक्शनिंग में
प्रॉब्लम होती है। और अगर वाइस वर्सा, अगर राइट साइड वाला होता है तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में मूवमेंट और अदर इश्यूज होते हैं, जैसे स्टिफनेस वगैरह होती है। तो अगर बेसिक सिम्टम्स तो देखें तो ऑकवर्ड रिफ्लेक्सेस होते हैं। दूसरा, उनका जो मसल टोन काफी स्टिफ होता है, और आप ये कह दो मसल्स एंड जॉइंट्स जो दोनों ही बहुत ही स्टिफ होते हैं, और डिले होता है, डिफिकल्टी होती है उनकी क्रॉलिंग एंड वॉकिंग में। और स्टिफ मसल्स जो है ना, कई बार क्या होता है, मोर देन वन पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं। तो जैसे एक साइड का अगर इफेक्टेड हुआ है, मे अदर पार्ट्स आर आल्सो अफेक्टेड बाय दैट। तो मोर कॉमन तो है, लेकिन इजी मैनेज करना नहीं है। इसके लिए पूरी लाइफ टाइम जो है आप कह दो मेडिकल केयर की जरूरत होती है। तो सेकंड हो गया एथेटॉइड, और जिसको डायकिनेस्टिक सीपी भी कहते हैं। ये 2 to 6% चिल्ड्रन को होता है, ज़्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट है उनमें इश्यू होता है। तो बेसिकली जो एरिया है, जैसे फेस हो गया, टॉर्स हो गया, लिम्स हो गया, तो इनमें जो होता है, ये इनमें एक्चुअली ये दोनों चीज होती है। ये हाइपरटोनिक भी होते हैं और हाइपरटोनिक भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो आप कह दो मसल टोन है ना, वो फ्लैक्चुएट होता रहता है। तो कभी आपने देखा होगा तो जर्की जो मूवमेंट होते हैं, कभी ये वाला सीपी जो है, बेसिकली आप ये कह दो कि जो ब्रेन का बेसल गैंग्लिया और सेरिब्लम वाला पार्ट है, उसमें डैमेज होने की वजह से होता है। बेसल गैंग्लिया बेसिकली जो है ना, आपका वॉलेंट्री मोटर कंट्रोल एंड और फंक्शंस एंड आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और सेरिब्लम जो है ना, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो जिसकी वजह से जो है ना, इन एरियाज में प्रॉब्लम आती है। तो कॉमन सिम्टम्स जो हो गया, आप ये कह दो फीडिंग इशू आता है, उनको फीडिंग कराने में इशू आता है, फ्लॉपीनेस ऑफ द मसल्स होती है, और प्रॉब्लम विद द पोस्चर, और आप ये स्टिफ एंड रिजिड होती है बॉडी। तीसरा हो गया अटैसिक सीपी। ये 2 to 4% लोगों में होता है। तो इसका में जो है ना, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, वॉलेंट्री मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है। बेसिक ब्रेन का सेरिबलम है, जैसा कि पीछे बताया मैंने, कि वो बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को मैनेज करता है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो फिजिकल मूवमेंट आप कह दो, या जो कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड एरिया है, उसमें इफेक्ट करता है और उसमें प्रॉब्लम आती है। यूजली इन तरह के बच्चों को या इस तरह के लोगों को जो है ना, ट्रेमर्स आते हैं और रिड्यूस मसल टोन होती है। रिड्यूस मसल टोन का जो है ना, एक्सपीरियंस करते हैं वो। सिम्टम्स की अगर बात करें तो पुअर कोऑर्डिनेशन जो पहला है, क्योंकि वो उसी एरिया का इफेक्ट कर रहा है, तो पुअर कोऑर्डिनेशन हो गया। प्रॉब्लम इन डेप्थ परसेप्शन की, जैसे हो गया कि जब आप चलते हो तो आपको एक परसेप्शन होता है कि ये कितना नीचे है, कितना ऊपर है, तो प्रॉब्लम इन डेप्थ परसेप्शन हो गया। शेकीनेस एंड ट्रेमर्स होते हैं इसमें, और वो शेक भी करती है उनकी बॉडी। स्पीच डिले होती है, स्पीच में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इनका जो है ना, अगर वॉकिंग का आप देखो तो वो पैर अपने एक्सपैंड कर लेते हैं जब वॉक करते हैं, तो ये जस्ट टू बैलेंस देयर बॉडी। हो गया हाइपोटोनिक, और अटोनिक सीपी भी इसको बोलते हैं। ये 2 to 6% लोगों को होता है, और इसमें जो है ना लो मसल टोन होती है, जिसकी वजह से उनकी मसल्स में स्ट्रेंथ एंड फर्मनेस की जो है ना कमी होती है। वो स्ट्रेंथ नहीं होती है और फर्मनेस भी नहीं होती है। उससे रिजल्ट क्या होता है, उनकी फ्लॉपी मसल्स होती हैं, और बच्चे जो है ना, यूजुअली जो अपना डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, जैसे क्रॉलिंग एंड स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, वो मिस कर जाते हैं। तो ये एक साइन है, आप कह दो ये सिम्टम है। इसमें और क्या होता है, फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होते हैं और लिगामेंट्स होते हैं। इसके अलावा इसमें होता है कि लैक ऑफ हेड कंट्रोल, जो बच्चों में आ जाता है बहुत क्विकली, अराउंड 3 to 4 months, तो जो है ना वो प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा हो गया आपका लूज मसल्स होती हैं, और उनका जो है ना पुअर बैलेंस और स्टेबिलिटी होती है। पांचवा हो गया मिक्स्ड टाइप सीपी। तो इसमें ये जो है 15 से 14% लोगों को होता है। जब ब्रेन का सिर्फ एक पार्ट नहीं और कई पार्ट भी अफेक्टेड होते हैं, तो इस तरह का सीपी होता है।
तो इसमें जो है ना जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सीपीज होते हैं, तो ये मिक्स्ड सीपी है। लेकिन एक्चुअली सेरेब्रल पाल्सी को जो है ना फर्दर क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ, डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है, तो बॉडी पार्ट्स के हिसाब से भी इसको क्लासिफाई किया गया है। तो जिसमें पहला हो गया मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया बहुत रेयर है। इसमें क्या होता है, या तो एक हाथ या एक पैर ही अफेक्टेड होता है। दूसरा हो गया डायप्लेजिया। डायप्लेजिया हो गया जिसमें जो है ना 2 लिम्स अफेक्टेड होते हैं, आइदर आर्म्स और लेग्स। तो और अपर पार्ट, बॉडी पार्ट में भी माइल्ड इश्यूज होते हैं। ये जो है ना प्रीमेच्योर बर्थ की वजह से मोस्टली जो पाया गया है, प्रीमेच्योर बर्थ होती है तो उसमें होने के चांस रहते हैं। तीसरा हो गया हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया में हो गया आपका एक साइड का पूरा बॉडी जो है ना अफेक्टेड है। तो जैसे हो गया उसमें यूजुअली क्या होता है ना कि इसमें हैंड्स ज्यादा अफेक्टेड होते हैं कंपेयर टू द लेग्स, तो एक साइड ऑफ द बॉडी। इसमें रिजिडिटी, फ्लेक्स्ड रिस्ट होती है और एल्बोज भी होती हैं बहुत रिजिड। और ये भी तीसरा हो गया हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया में हो गया आपका एक साइड का पूरा बॉडी जो है ना अफेक्टेड है। तो जैसे हो गया, तो रीजन है प्रीनेटल ब्रेन ब्लीडिंग है, तो जिसकी वजह से ये होता है। चौथा हो गया क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया हो गया जैसे आपके 4 लिम्स जो है ना अफेक्टेड है, तो लेकिन जो है ना लेग्स को मोर इम्पैक्ट करता है कंपेयर टू आर्म्स। तो लिमिटेड कंट्रोल होता है ओवर द फेशियल मसल्स एज वेल। तो उसमें क्या होता है, उनकी जो आप कह दो ईटिंग, टॉकिंग एंड सॉलोइंग में जो है ना इश्यूज आते हैं। इसके बाद पांचवा हो गया जिसको कहते हैं डबल हेमीप्लेजिया, जिसमें क्या होता है ना आपके 4 लिम्स और एक साइड ऑफ द बॉडी अफेक्टेड होता है। अगर कंपेयर टू, मतलब कि वन साइड जो है ना वीकर होता है कंपेयर टू अदर्स। जो एडिशनल एक्चुअली जो क्लासिफिकेशन है जो सीपी का, बेसिकली ये बताता है कि जो है ना कौन सा एरिया अफेक्टेड है, और डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है कि कहाँ पे जो है ना थेरेपी दी जाए और कैसे काम किया जाए। तो जैसे हो गया, इनको अगर टुगेदर में बोलेंगे तो कई बार डॉक्टर बोलते हैं स्पैस्टिक डायप्लेजिया या स्पैस्टिक हेमीप्लेजिया, तो इस तरह से जो है ना इसको बोला जाता है। इसको एक्चुअली आप कहते हैं एक टूल यूज किया जाता है जिसको जो है ना बेसिकली मूवमेंट को असेस करता है, उनकी मूविलिटी को असेस करता है। तो इसको कहते हैं GMFCS। इसको कहते हैं GMFCS, सो ग्रॉस मोटर फंक्शन क्लासिफिकेशन सिस्टम। सीवियरिटी है और इस पे कितना कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है उनपे, उसको चेक कर। इस टूल के थ्रू 5 लेवल चेक किए जाते हैं, तो जो है ना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहला लेवल हो गया कि लेस इम्पेयर्ड है, बहुत ही माइनर इफेक्ट है और वो जो है ना मैनेज किया जा सकता है। और लेवल 5 हो गया कि बहुत ही सीवियर इम्पेयर्ड है, ठीक है। तो लेवल 1 में हो गया कि 2 साल तक के बच्चे जो है ना वॉक कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली सिट कर सकते हैं 6 ईयर्स तक। तो लेकिन उनको वो अपना नेविगेट भी कर लेते हैं, कर्व्स हुआ या स्टेयर्स पे विदाउट रेलिंग चढ़ भी लेते हैं। तो ये लेवल 1 है। लेवल 2 हो गया दे कैन वॉक विद मोबिलिटी डिवाइस। तो हैंड हेल्ड जो मोबिलिटी डिवाइस होते हैं उनको यूज करके वो वॉक कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उन्हें व्हील चेयर चाहिए होती है। लेवल 3 भी हो गया, प्राइमरीली जो है ना हैंड हेल्ड डिवाइस यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, देन उसको जैसे कम्युनिटी में जाना या कहीं दूर डिस्टेंस करना तो उन्हें व्हील चेयर चाहिए होती है। लेवल 4 हो गया क्योंकि जो है ना बहुत ही आप कह दो प्राइमरी लिमिटेड है, वो डिपेंडेंट होते हैं व्हील चेयर के ऊपर या सपोर्टिव डिवाइस। वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस किसी के सपोर्ट के सहारे थोड़ा सा चल सकते हैं, अदरवाइज उनको ऑल द टाइम जो है ना व्हील चेयर चाहिए होती है। लेवल 5 हो गया, ये सीवियर लेवल है, तो इसमें जो है ना उनकी लिमिटेशन है, वो बिल्कुल वॉक नहीं कर सकते। उनको हर टाइम जो है ना पावर्ड व्हील चेयर चाहिए होती है और उनको हर टाइम एक असिस्टेंस चाहिए होता है, हेल्प चाहिए होती है। जबकि लेवल 4 में ये था कि वो मैनुअली मैनेज कर सकते हैं और पावर्ड चेयर भी, बट लेवल 5 में बेसिकली पावर्ड व्हील चेयर चाहिए होती है। तो टोटली डिपेंडेंट होते हैं, आप ये कह सकते हैं। अगर ये लेवल का एक एग्जाम्पल दूं, और इस टूल के सहारे ये लेवल चेक किए जाते हैं, इन लेवल का अगर एक एग्जाम्पल दूं तो अगर 5 साल का बच्चा जो है ना अगर वो रैंक होता है लेवल 5 में, तो वो लाइफ लॉन्ग उसको व्हील चेयर चाहिए। असेसमेंट जैसे डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग जो होती है उसमें ही पता चल जाता है, डिलेड माइलस्टोन होते हैं उनके। दूसरा हो गया उनके डेवलपमेंटल मेडिकल इवेल्युएशन होता है। डिटेल इवेल्युएशन में आप कह दो कि मेडिकल इमेजिनरी टेस्ट जो होते हैं, जैसे CT स्कैन हो गया, क्रेनियल अल्ट्रासाउंड हो गया, EEG हो गया, MRI हो गया, या जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक टेस्टिंग हो गई। तो ये सारे जो है ना असेसमेंट किए जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर को बताते हैं कि भाई ये कौन सा एरिया अफेक्ट हुआ है, कौन सा CP है और इसके लिए क्या आगे प्रोग्राम बनाया जाए।
मेंटल गाइड की बात करूं तो बेसिकली द फर्स्ट तो यही है कि आप कोशिश करिए कि जितनी ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं आप इंफॉर्मेशन गैदर करिए उससे रिलेटेड। आप अपने बच्चे को कैसे हेल्प कर सकते हैं और क्या करना चाहिए घर पे और किस तरह से आप उनको एडीएल में एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में उनको जो है ना थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बना दे। तो हालांकि उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब उनका इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है मसल मूवमेंट पे, तो इसकी वजह से जो है ना प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो आप इंफॉर्मेशन गैदर करिए और उसके आप कैसे हेल्प कर सकते हैं वो देखिए। दूसरा हो गया उनको फिजियोथेरेपिस्ट, एक्यूप्रेशनल थेरेपिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट एंड स्पीच एंड कम्युनिकेशन थेरेपिस्ट की जरूरत होती है। तो आप उनसे मिलिए और उनके साथ काम करिए। वो बहुत सारी एक्टिविटीज दे देंगे जो आप घर पे भी करा सकते हैं और उससे क्या हो ना उनका जो है ना स्लोली जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे उनको चीजों पे आने लगता है। एक्चुअली पूरी तरीके से तो नहीं आता, लेकिन हाँ इतना है कि वो, जैसे मेरी क्लास में एक बच्ची है उसका कंट्रोल है कि वो थोड़ी देर के लिए पेन यूज कर सकती है, होल्ड कर लेती है, कुछ चीजों को होल्ड कर लेती है थोड़ी देर के लिए। उसके लिए एक स्पेशल टेबल है जिसको वो उसके हिसाब से मॉडिफाई किया गया है, तो वो उस पे जो है ना व्हील चेयर पे बैठती है, तो उस पे अपना जो है ना कॉपी बुक देख के पढ़ के वो काम कर लेती है। तीसरा हो गया कि आप स्पेशलिस्ट से मिलिए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो स्पेशलिस्ट से मिलिए। बेसिकली अगर सीवियर है तो डेफिनेटली उनको व्हीलचेयर की जरूरत होती है। आजकल तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड व्हीलचेयर आ रही हैं जो वो खुद ही अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत सारे जो है ना इक्विपमेंट्स आ रहे हैं जो उनको जो ना आपके तो असिस्टिव डिवाइसेस जो होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में। तो देखिए आप जो है ना स्पेशलिस्ट से मिलिए और इसके बारे में पता करिए और उनको अगर आप हो सकता है तो प्रोवाइड कराइए। चौथा हो गया कि आप जो है ना अपने बच्चे के लिए फाइट करिए, उसके लिए एडवोकेसी करिए, क्योंकि क्या है ना कि इन बच्चों को भी इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में होना बहुत जरूरी है। तो इनको भी मेन स्ट्रीम स्कूल में जाना चाहिए, इससे वो और लर्न करते हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं वो चीज़ों को लर्न करते हैं। हालांकि कई बारी पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर बच्चे देखेंगे दूसरे बच्चे रन कर रहे हैं और डिफरेंट एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो जो है ना थोड़ा सा इन्फीरियर फील करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं अच्छे से, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जा सकती हैं। इवन फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी कराई जा सकती हैं, इवन दो दे आर ऑन व्हील चेयर। तो उसके लिए भी कई सारे जो है ना आप कह दो कि स्पेशल प्लान बनता है जो बच्चों के लिए स्कूल में, उसके हिसाब से किया जा सकता है। करते हैं स्कूल इंटरवेंशन की। स्कूल इंटरवेंशन में सबसे पहले स्कूल क्या कर सकते हैं कि जो फैमिलीज हैं उनसे बात करें और स्पेशलिस्ट को भी स्कूल में बुलाएं ताकि वो उस बच्चे को देख के उसका प्रोग्राम बनाया जा सके। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट जो है ना प्राइमरी स्कूल में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो इनिशियल डेवलपमेंटल स्टेज होता है। तो उनको वो जो है ना उस टाइम पे अगर उनको ये सपोर्ट मिल जाता है तो वो काफ़ी अच्छा करते हैं। स्पेशली जो है ना उनकी स्ट्रेंथ एंड उनकी लिमिटेशंस को जानते हैं, तो वो उस हिसाब से प्रोग्राम बना के देते हैं। दूसरा है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। जैसा मैंने कहा कि जो मेरे स्कूल में बच्ची है, मेरी क्लास में जो बच्ची है, उसके लिए स्पेशल टेबल है और चेयर है उसके लिए डिफरेंट। इवन जब वो स्कूल ज्वाइन करी थी तो उसके लिए स्कूल के सारे डोर्स चेंज करे गए थे व्हील चेयर के अकॉर्डिंग, कि व्हील चेयर हर रूम में जा सके और वो हर जो भी वो करना चाहती है वो कर सके। उसके लिए डिफरेंट असिस्टिव डिवाइसेस भी दिए गए, उसको लैपटॉप दिया गया है जिस तरह से वो स्पीच एंड टेक्स्ट यूज करके जो अपना होमवर्क दे सकती है और अपनी अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन कर सकती है, या उसको कोई इशू है तो जो है ना टीचर से डायरेक्टली पूछ भी सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल, तो सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जिनको आप यूज़ करके वो करा सकते हैं। दूसरा क्या होगा, फ्लेक्सिबल टीचिंग टेक्निक है। विजुअल एड से वो ज़्यादा समझते हैं जब हैंड ऑन प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, उससे ज़्यादा, क्योंकि बेसिकली क्या है ना एट द एंड वो जब टेस्ट देते हैं तो जो मेरी क्लास में है वो एसएनए ही वो बताती है और एसएनए लिखती है, वो लिख नहीं सकती है जिसकी वजह, क्योंकि उसका मसल टोन, उसका हैंड मूवमेंट बहुत ही जर्की और इनवॉलेंट्री है, तो वो लिख नहीं सकती, जिसकी वजह से उसको जो है ना एसएनए जो है ना सब लिखती है लेकिन वो बताती है। तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्वेश्चन को आंसर करती है और एसएनए लिखती है, और या फिर वो स्पीच जो है ना उसको यूज करके भी जो है ना बता सकती है। तो हैंड ऑन प्रैक्टिकल, अगर आप प्रैक्टिकल के थ्रू या विजुअल एड्स के थ्रू या एक्टिविटीज के थ्रू समझा रहे तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आता है। और उसमें क्या है ना उनको एक
इन्वॉल्व होने का एक मौका मिल जाता है, वो फील करते हैं कि दे आर इंक्लूडेड इन द क्लास और जो एक्टिविटी में पार्ट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से उनको उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है और उनको हेल्प मिलती है। उनकी जो फिजिकल, उनके लिए भी फिजिकल एजुकेशन थोड़ी सी ज़रूरी होती है, क्योंकि वो हर टाइम व्हील चेयर पर होते हैं। तो छोटे छोटे माइनर जो भी एक्सरसाइजेज हैं, जो भी आपके कह दो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सजेस्ट करते हैं, वो कराना। उसके हिसाब से उनकी पी की क्लास भी मॉडिफाई की जा सकती है। और स्कूल में बहुत ज़रूरी है कि इंक्लूसिविटी हो, बच्चों को भी समझ आना चाहिए कि ये नॉर्मल है और इनके साथ नॉर्मली बिहेव करना चाहिए, और उनके इमोशन, उनके सेल्फ स्टीम को हार्म नहीं करना चाहिए और उसके हिसाब से करना चाहिए। तो स्कूल्स के तो जो मेन रोल है कि स्टाफ को और स्टूडेंट्स को सबको इस तरह से ट्रेन करना, या उनको बताना कि भाई जो स्पेशल नीड्स के जो भी बच्चे हैं वो हमारी तरह ही नॉर्मल है, उनको नॉर्मल ही ट्रीट करना चाहिए और हो सके तो उनसे फ्रेंडशिप रखना चाहिए। तो सारे बच्चे तो नहीं करते, जैसे मेरे स्कूल में भी है, सारे नहीं, लेकिन हाँ उसके 2-3 अच्छे फ्रेंड हैं जिनके साथ वो बात करती है, मूव करती है, और फिर एसएनए उसके साथ हमेशा रहती है। उनको एसएनए की ज़रूरत पड़ती है, एसएनए स्पेशल नीड असिस्टेंट जिनको बोलते हैं। तो अगर स्कूल्स में जो है ना, क्योंकि टीचर के लिए मैनेज कर पाना मुश्किल होता है क्लास में, तो एसएनए तो बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर स्कूल में वो सेटिंग है तो एसएनए को हायर कर सकती हैं स्पेसिफिक बच्चे के। यहाँ क्या है ना, स्कूल्स को एसएनए प्रोवाइड की जाती हैं ऑन रिक्वेस्ट। तो जो एसएनए होती है वो स्पेसिफिक बच्चे के साथ ही काम नहीं करती, और भी बच्चों के साथ काम करती। फॉर एग्जांपल, अगर वो बच्ची एब्सेंट है स्कूल में, तो वो एसएनए जो है ना दूसरे बच्चे के साथ काम करेगी जो सेकंड नंबर पे है, जिसको नीड है। तो डिपेंड करता है, कुछ स्कूल्स में ज़्यादा बच्चे होते हैं जिसमें ज़्यादा एसएनए की ज़रूरत होती है, तो वो इंडिविजुअली अटेंशन दे पाते हैं, अदरवाइज कहीं पे एडजस्ट करना पड़ता है। तो जैसे भी स्कूल की आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि जो है ना अपने स्कूल को इंक्लूसिव स्कूल बनाइए और सभी को इक्वल राइट्स दीजिए। तो आज जो है ना मैंने सीपी का कह दो नटशेल में जो भी कवर करना होता है, मेन पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो इसमें जो है ना मोस्टली आपकी हेल्प जो है ना ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट कर सकते हैं। तो और स्पेशलिस्ट आप मिलिए और उनसे बात करिए। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप जो है ना उसमें मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। टाइम स्टैम्प मैंने डाला हुआ है सभी वीडियोस में, तो अगर आप कोई भी वीडियो स्किप करके कोई भी पार्ट स्किप करके आगे का पार्ट देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल आप ये कह दो कि एज ए पेरेंट आपको उनको सपोर्ट करना है, उनका सेल्फ स्टीम बूस्ट करना है और उनके साथ खड़े रहना है हमेशा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय।